व्यक्ति विकास पुरुष नितिन जी हमारे सामने खड़े हैं और उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवारी दी गई है जिसको नागपुर के न गली मालूम, न कूचा, न पता, जिसे नागपुर का ही पता नहीं मालूम, जिसे हम नहीं पहचानते, उसे मतदान ना करें। अभी जो बहनें यहाँ आई हैं उनसे निवेदन है कि मंच के बाईं ओर कृपया आकर के जो खाली कुर्सियां इस साइड है वहां अपना स्थान ग्रहण करें और मंच में मैदान में प्रवेश करते ही कार्यकर्ता उनका मार्गदर्शन करें कि वे बाएं ओर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बगैर किसी विलंब के निवेदन करना चाहूंगा, हम सभी के लिए आदरणीय रिपब्लिकन पार्टी की हमारी नेत्री कुंभारे ताईला निवेदन करतो की कुंभारे ताई आपण सगळ्यांचा मार्गदर्शन करतील। सुलेखा ताई कुंभारे। भाई सुमित लल्ला जी, शिवसेना के हमारे पदाधिकारी, सभी से निवेदन है कि मंच के बाईं ओर जो कुर्सियां हैं यहां सभी लोग आप आसन ग्रहण करें, ऐसा मैं कृपा पूर्ण आपसे निवेदन करता हूं। मंच के दाहिनी ओर जो लोग मंच के बगल में खड़े हैं, पुलिस विभाग बारंबार सूचना कर रहा है कि मंच के पास कोई खड़ा ना रहे, आप कृपया सामने आकर के पंडाल में स्थान ग्रहण करें। भाई राकेश गांधी जी, आप वहां जितने साथी हैं सभी को लेकर के मंच पर बैठने की व्यवस्था करें। व्यापारी आघाड़ी के सभी लोग सामने जो जगह है पंडाल में स्थान ग्रहण करें। सभी से निवेदन है, मैं बगैर किसी विलंब के ताई से निवेदन करूंगा कि ताई हमारा मार्गदर्शन करें। सुलेखा ताई। राजश्री शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, भारतीय घटने के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करती हूँ। हमारे नागपुर के शहर के आन बान और शान, आधुनिक भारत के शिल्पकार, विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी साहब के इस चुनाव सभा को थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह साहब, महाराष्ट्र के राज्य मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और माननीय नितिन गडकरी साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ मंच पर हमारे सबके मार्गदर्शक और नेता माननीय दत्ता भाऊ मेघे साहब, व्यासपीठ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आमदार डॉक्टर मिलिंद माने जी, माननीय रेड्डी साहब, माननीय खोपड़े साहब, माननीय विकास कुंभारे जी, माननीय सुधाकर राव देशमुख साहब, उसी प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के आमदार माननीय गिरीश व्यास साहब, मंच के बाईं ओर जो लोग पंडाल के बाहर कुर्सियां लेकर के बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आम जनता धूप में बैठे और हम छांव में जाकर के बैठे तो ये चित्र अच्छा नहीं है। आप यथाशीघ्र अपनी कुर्सियां पंडाल में लेकर के बैठे। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि जो पंडाल के बाहर छांव में लेकर के कुर्सियां बैठे हैं उन्हें पंडाल में बैठने के लिए कहें। ताई ने प्रगल्भ वाणी में हमारे समक्ष कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति भेद न मानते हुए, पंथ भेद न मानते हुए, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दिखाए हुए सिद्धांत पर आम्बेडकरी जनता को अपने साथ में लेकर के कदम से कदम मिला करके, कदम ताल करके कार्य कर रही है। और इसलिए रिपब्लिकन चळवळ के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में
और नागपुर में माननीय नितिन जी गडकरी के साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं और उन्हें जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा शिवसेना के हमारे जिला प्रमुख, हमारे नेता भाई प्रकाश यादव जी से कि वे यहाँ आए और प्रकाश यादव जी अपनी प्रगल्भ वाणी में आप सभी का मार्गदर्शन करें। भाई प्रकाश यादव जी। प्रभाग 23 के जो 8 नाम स्वागत करने के लिए निकाले गए हैं, वे 8 लोग मंच के पास आकर के पीछे खड़े हो जाएं, कारण बहुत कम समय में ही उन्हें मंच पर आना पड़ेगा, इसलिए वे 8 लोग मंच के पीछे आकर के खड़े हो जाएं। भाई प्रकाश यादव जी। देश के भाग्य विधाता मतदार भाइयों बहनों, या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने देशाचे भाग्य विधाता म्हणून आपण 11 तारखेला मतदान करणार आहात। निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा। विचारवीरांनो, कृतीवीरांनो, एका परिवर्तनासाठी आपण सज्ज झाला आहात। विचाराचं विकेंद्रीकरण या ठिकाणी होणार आहे। भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, रिपाई आठवले गट, लोजपा आणि इतर सहकारी मित्र पक्षाच्या युतीचे उमेदवार म्हणून आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेबांच्या प्रचारार्थ आपण या ठिकाणी सगळे लोक जमलेलो आहोत। या ठिकाणी सन्माननीय पाहुणे मंडळी येत आहेत। या व्यासपीठावर ज्येष्ठ नेते आदरणीय दत्ताजी मेघे साहेब आहेत। या शहराचे सन्माननीय इतर सर्व आमदार आहेत, नगरसेवक आहेत, नेते मंडळी सर्व पक्षाचे आदरणीय आमच्या ताई कुंभारे आहेत। या व्यासपीठावरून एकच प्रार्थना आहे आपल्या सगळ्या लोकांना की उरलेला अत्यंत कमी वेळ, केलेली मेहनत, केलेली तपश्चर्या, या सगळ्या गोष्टीचा शेवट आणि अंतिम विषय म्हणजे 11 तारखेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपला सगळा मतदार जास्तीत जास्त संख्येनं मतदार केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याचं एक पवित्र काम आपल्या सगळ्या लोकांच्या हातून झालं पाहिजे। मित्रांनो, परिवर्तन झालं देशामध्ये 2014 विकासाची देशाची नातं जुळलं। विकास प्रगती पथावर चाललाय, देश पुढे चाललाय। देशाने अत्यंत विश्वासानं लोकशाहीला संरक्षणाची कवचकुंडलं बहाल करण्याचं काम केलं। लोकशाहीच्या स्तंडी लावून अत्यंत विश्वासानं खऱ्या अर्थाने एक मोठा बदल लोकांना पाहायला मिळाला। आपण कधी विचार केला नाही या देशाचं बळ प्रदर्शित करण्याचं काम झालं। या देशाच्या सुरक्षा, सीमेवरच्या सुरक्षा अत्यंत प्रभावी पद्धतीने आपण प्रदर्शित केल्या। छोट्या मोठ्या देशाला सुद्धा लाज वाटेल की पुन्हा या देशाकडे कधी अपमान करण्याची हिंमत कोणी करणार नाही, एवढी प्रचंड ताकद खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाने प्रदर्शित केली। मित्रांनो, आपण बघतो आहोत, शिक्षण असू दे, आरोग्य असू दे, रस्ते असू देत, इतर सगळ्या लोकसामान्यांच्या, सर्वसामान्यांच्या व्यवस्था असू देत, विकासाच्या वर्षानुवर्ष घोळघाट पडल्या होत्या, विश्वासघात होत होत्या, निवडणुका येत होत्या, निवडणुका जात होत्या, वर्षानुवर्ष चालले गेले। 70 वर्षाचा काळ झाला। 70 वर्षामध्ये हा देश कुठे पाहिजे होता आणि हा देश कुठे नेऊन ठेवला। 2014 नंतरचा विकासाचा झंडावत बघितल्यानंतर आपल्याला वाटायला लागलं या देशाचं बळ खूप काही करू शकलं असतं, या देशाचं बळ प्रदर्शित झालं असतं, एकसंघता निर्माण झाली असती, बंधुत्व निर्माण झालं असतं, समरसता निर्माण झाली असती, देशाच्या प्रगतीपथावरचे मार्ग यशस्वी पद्धतीनं बाजाक्रांत करण्याचं काम झालं असतं, देशाच्या पंखाला बळ मिळालं असतं, लोकशाही मजबूत झाली असती, विकास साधला गेला असता, सर्वसामान्य माणसाच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटला असता, महागाईला बसला असता, तरुणाच्या हाताला काम मिळालं असतं, रोजगार स्वयंरोजगाराची दारं उघडी झाली असती आणि लोकशाही खऱ्या अर्थानं नांदली असती। परंतु हे मित्रांनो होऊ न देण्याचं काम फक्त एका पक्षाने केलं, जो काँग्रेस नावाचा पक्ष आहे, जो पुन्हा गल्लीबोळात फिरतो आहे। या देशाच्या एका 70 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये 50-55 वर्ष ज्याला सत्ता दिली, गावाची ग्रामपंचायत, तालुक्याची पंचायत समिती दिली, जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेला, नगरपालिका दिल्या, महानगरपालिका दिली, राज्याची सरकार दिली, इतर राज्यांची सरकार दिली, देशाची सरकार दिली, गावाची गल्ली आणि देशाची दिल्ली बहाल केली। ज्यांच्या हातात 55 वर्ष दिली त्या लोकांनी या देशामध्ये विकासावर खऱ्या अर्थाने चर्चा करण्याची गरज आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी सांगेन मित्रांनो की आता खऱ्या अर्थाने उठाव झाला आहे।
विचाराचं विकेंद्रीकरण होते आहे, लोकांमध्ये चर्चा रंगल्या आहेत, विकासाची तुलना होते आहे. आता घराघरात लोक जागरूक झाले आहेत, लोकांना विश्वास पाहिजे, लोकांना खऱ्या अर्थानं जे बोलेल तसा वागेल अशा पद्धतीची माणसं पाहिजे, सत्तेच्या लोकांवर नांदणारी माणसं पाहिजेत, लोकांना अधिकाराचा विकास पाहिजे, लोकांना खऱ्या अर्थानं लोकशाहीमध्ये व्यवस्थित पद्धतीने जगता येईल म्हणून शेतकरी राजाचा वेळ राज्य प्रस्थापित व्हावं म्हणून खऱ्या अर्थानं जो लोकसंग्राम सुरू आहे त्याला आता आकार देण्याची गरज आहे. अरे मित्रांनो, या ठिकाणचा तरुण आता बोलायला लागलाय. या ठिकाणी तरुणांच्या खऱ्या अर्थानं 55 वर्षामध्ये अनेक पिढ्या घालत करण्याचं काम झालं, अनेक पिढ्या अपमानित करण्याचं काम झालं. शिक्षणाच्या पात्रतेप्रमाणे खऱ्या अर्थानं आमच्या तरुणाला न्याय निर्माण देण्याचं काम झालं नाही. आज तरुण उठून बोलायला लागलाय की पुष्कळ झाले 55 वर्ष सत्ता घेऊन अनेक पिढ्या घालत तुम्ही केल्यात. आता हे पाप पुन्हा होणे नाही. आता देश उन्मूलन झालाय, देशाने विकासाची नातं जोडलं आहे, जातीपातीच्या वर देश चालवायला लागलेला आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं विकासाचा झेंडावर दाखवण्याचं काम आदरणीय गडकरींनी नागपुरात करून दाखवलं आहे. कधी विचार केला नाही असे रस्ते, कधी विकास केलेला अशी मेट्रो, प्रचंड प्रमाणात सांडपाण्याच्या नाल्याचं व्यवस्थापन, प्रचंड प्रमाणामध्ये जिकडे जाल तिकडे विकासाचं काम दिसतंय. 70,000 कोटीचं काम पूर्ण होते आहे, अनेक विषयांचं हाताळण्याचं काम होते आहे. उमेदवार स्वतःच्या भाषणामध्ये ते एकदा सांगतील, पण तुम्ही एक प्रामुख्याने सांगतो मित्रांनो, या मातीमध्ये राहण्याचा मोठा झालेला आदरणीय नितीन गडकरी साहेब, विद्यार्थी दशेपासून त्यांनी राजकीय सुरुवात केली होती. विकासाची तुमच्या निर्माण आहेत. दिलेला शब्द 2014च्या निवडणुकीमध्ये जितक्या गोष्टी बोलल्या होत्या त्या सगळ्या गोष्टीची पूर्तता करणारा आदरणीय द्रष्टा नेता म्हणजे आदरणीय नितीन गडकरी साहेब आहेत. पुनश्च ह्या 5 वर्ष या शहराची कायापालट होईल, चर्चा होईल सगळीकडे. इतक्या आदराने लोकशाहीला संरक्षणाची कवचकुंडाला बहाल करा. युतीचे उमेदवार म्हणून कमळाची बटन दाबा. प्रचंड ऐतिहासिक असा संपूर्ण निवडणुकीचा निकाल होऊन जाऊ द्या. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या युतीच्या व्यतिरिक्त कोणीही सत्तेशी बैमानी करणारी माणसं पुन्हा निवडणुकीच्या रुंगात दिसणार नाही. आणि म्हणून मित्रांनो, एक जयकारा छत्रपतींच्या नाऱ्याला सांगा सगळं समर्थन आमचं किती मजबूतीचा गडकरी साहेबांना आम्ही दिलाय. गल्ली मोहळाचा आणि प्रचारासाठी बाध्य करा. बोलो छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद प्रकाश भाऊ. प्रकाश भाऊ ने अपने ओजस्वी वाणी में भी आपका मार्गदर्शन किया और आपसे आह्वान किया कि एक ऐसा कर्मठ नेता जो न केवल नागपुर में, न केवल महाराष्ट्र में, न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जिसके कार्यों की और जिसके विजन की चर्चा हो रही है, आपका सौभाग्य है कि वह आपके उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष मतदान मांगने के लिए आया है. क्या आप अपने उपस्थिति का एहसास नितिन जी को कराएंगे? क्या एक बार जोरदार तालियों से नितिन जी का स्वागत करेंगे? कहो दिल से, दोनों हाथ उठा के कहो दिल से, कहो दिल से, कहो दिल से. नितिन जी, यहाँ अभी तक चर्चा हो रही थी कि इतने वर्षों से हमने सांसद को चुना करके दिया और सांसद को चुना करके देने के बाद भी नागपुर में काम क्यों नहीं दिखाई देता था. अब काम क्यों नहीं दिखाई देता था जब ये पूछ रहे थे तो इनको हमने बताने की कोशिश करी कि कांग्रेस का काम करने की जो प्रणाली थी वो बिल्कुल अलग थी और इसमें कांग्रेस का काम दिखाई नहीं देता था. एक बड़ी सुंदर सी रचना एक व्यक्ति ने की है कि एक कांग्रेसी नेता के घर में एक महिला गई और उस महिला ने कांग्रेसी नेता से कहा कि नेताजी मेरे कमर पर हाथ रख दो. जब नेता से महिला ने कमर पर हाथ रखने की बात कही तो नेता संकोच कर गया. 2 कार्यकर्ता खड़े थे और नेता का जनसंपर्क कार्यालय छोड़ करके चले गए. तो महिला जिद करने लगे कि नेताजी अब आप और मैं दोनों अकेले हैं. तो उस महिला ने कहा कि मैंने सुना है कि कांग्रेस का नेता जहां हाथ लगाता है वो चीज गायब हो जाती है. मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कमर में हाथ लगा दो, मेरा दर्द गायब हो जाएगा. कांग्रेस के नेता ने 60 साल में जहां जहां हाथ लगाया वो चीज गायब हो गई. नागपुर में बिजली के खंभे को हाथ लगाया तो 4 घंटा लोड शेडिंग होती थी. 52 कूड़े दिया है तो लोड शेडिंग बंद हुई कि नहीं हुई? अरे मुद्देवार जी हमारे यहाँ थे, सड़क को हाथ लगाया तो सड़क गायब हो गई. अब नितिन जी आए तो पूरे शहर में सड़क बन रही है या नहीं बन रही है?
अरे कांग्रेस के नेताओं ने खदान को हाथ लगाया तो कोयला गायब हो गया था, अब कोयला भी कारखाने तक पहुंचना बिजली बन रही है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, एक कर्मठ व्यक्ति हमारे बीच में है जिसका निर्वाचन हमें 11 तारीख को प्रचंड बहुमतों से करना है। अब मैं आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं, हम सभी के लाडले इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय कृष्णा भाऊ खोपड़े जी से ये कृष्णा भाऊ यहाँ आए और यहाँ उपस्थित सभी जनता का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कृष्णा खोपड़े जी। आमचे अध्यक्ष परिचित धुरकर, आपल्या सगळ्याचे शिवसेनेचे नेते प्रकाशजी जाधव, सन्माननीय महापौरजी, मंचावर उपस्थित सगळे जनप्रतिनिधी बंधू आणि भगिनींनो, अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये आपले अमितजी शहा या ठिकाणी येऊन राहिले। मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की येणाऱ्या 11 तारखेला 2 दिवस आल्या 11 तारखेला आणि नागपूर शहरामध्ये एक चांगलं वातावरण, एक चांगली खुशालीच्या या शहरामध्ये वातावरण आहे आणि म्हणून येणाऱ्या 11 तारखेला पहिल्यांदा 7 वाजता आपली कमळाची बटन दाबा आणि आपल्या सगळ्या मित्राले, आपल्या सगळ्या सहकार्याले, आपल्या मतदाराले 11 वाजतापर्यंत आपलं 100% मतदान होईल अशा प्रकारचे कार्य सगळ्यांनी या ठिकाणी करून दाखवावं। या शहरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात विकासाचे कामं आली। आपल्या या नागपूर शहरामध्ये अनेक मोठे प्रोजेक्ट आले। या शहराचे नाव आता देशाच्या 6व्या नंबरवर आला आहे आणि आज निवडणूक झाल्यानंतर 2019च्या नंतर वर्ल्ड मध्ये अगर कोणतं शहर पहिल्या नंबरवर येईल तर आपलं नागपूर शहर येईल। आणि म्हणून नितीनजी गडकरी यांना 2014 मध्ये आपण 2,85,000 निवडून दिलं होतं आणि या शहरात या 4 वर्षामध्ये 72,000 कोटी रुपयाचे कामं झाले। पूर्व नागपूरमध्ये 6,000 कोटी रुपयाचे कामं झाले। जेव्हा सत्ता केंद्र आणि राज्यामध्ये काँग्रेसची सरकार होती त्यावेळेस 2,85,000 आणि आता एवढ्या 4 वर्षामध्ये फार मोठ्या आने वाली 11 तारीख को आप मतदान करें और मतदान करते समय अकेले नहीं, केवल अपने परिवार का नहीं, केवल अपने मोहल्ले का नहीं, जिनसे आपका परिचय है सभी से नितिन जी के कार्यों की जानकारी देकर के सभी से आह्वान करें कि इस बार चुनाव में जब देश भर के अखबार छपे तो उसमें फ्रंट लाइन में छपना चाहिए कि देश में सर्वाधिक अधिक मतों से जो व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं, सर्वाधिक मतों से निर्वाचित हुए हैं वे आदरणीय नितिन जी गडकरी निर्वाचित हुए, ऐसी खबर छपना चाहिए। इस दृष्टि से आप प्रत्येक व्यक्ति करीब 100 लोगों से संपर्क करके नितिन जी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करें, ऐसा निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसके पश्चात निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय हम सभी के ज्येष्ठ पितृतुल्य आदरणीय दत्ता भाऊ से कि वे हमें आशीर्वाद पर 2 वचन कहे। दत्ता भाऊ मेघे। आदरणीय नितिन जी एवं अमित भाई का स्वागत करें। प्रभात 23 भारतीय जनता पक्ष के समस्त कार्यकर्ता। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, नागपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? देखिए, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए और राहुल बाबा को भी मालूम पड़ना चाहिए गडकरी जी को रिकॉर्ड वोट से जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री और नागपुर के लाडले श्रीमान नितिन गडकरी जी, हमारे साथी श्रीमान आठवले जी, श्रीमती सुलेखा कुंभारे जी, श्री प्रकाश यादव जी, श्री सुधाकर देशमुख जी, श्री कृष्णा खोपड़े जी, श्री विकास महात्मे जी, श्री सुधाकर जी, मेरे मित्र श्री अजय संचेती जी, और आज इस विशाल जनसभा में गडकरी को जिताने के लिए आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज कुछ मिनटों के बाद पूरे विदर्भ का चुनाव प्रचार समाप्त होने जा रहा है और चुनाव प्रचार जब समाप्त होता है, ये मीडिया के सारे मित्र यहाँ खड़े हैं। मैं एक बात आपके सामने कहने वाला हूँ कि विदर्भ की आठों सीटें भाजपा, सेना और आरपीआई की युति जीतने जा रही है। मोदी जी की सरकार बनने की शुरुआत ये विदर्भ की, ये नागपुर की भूमि से होने वाली है, जिस भूमि से हमारी विचारधारा शुरू हुई। परम पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरु जी और बाला साहब देवरस की कर्म भूमि नागपुर से भारतीय जनता पार्टी की ये विजय यात्रा शुरू होने वाली। ये संता नगरी दीक्षा भूमि है आम्बेडकर जी की, और यहीं से आम्बेडकर जी ने समता का संदेश देकर देश भर के दलितों को, राजपूत, ये दोनों वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करने जा रहा हूं। मित्रों, 11 तारीख को आप मतदान करेंगे। सुबह से शाम 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक जब मतदान आप समाप्त कर देंगे, नरेंद्र मोदी सरकार की नींव डालने का काम ये नागपुर की महान जनता करने वाली। तो मैं पूरे देश भर में घूमता आज नागपुर आया हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक ये विशाल देश में सब जगह में जाकर आया हूं। जहां भी गया हूं, मोदी 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 के नारे सुनाई पड़ते। देश भर की जनता ये चाहती है कि अगले चुनाव के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये पूरे देश भर की चाहत। मित्रों, छाया 2 जगह पे छातियां पीटने लगे लोग। एक तो पाकिस्तान में, वो तो बराबर ही है, उन पर हमला हुआ था, इनकी तो नानी मर गई थी। और दूसरा, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी में भी मातम चला, वो भी हाय तौबा करने लगे। ये शाम पित्रोड़ा बोलने लगे, क्यों बम गिरा रहे हो, बातचीत करो। 5-6 लोग गलती करते हैं तो एक देश पर बम नहीं गिराते हैं। मुझे बताओ नागपुर वालों, 40 जवानों को जो मार दे वो आतंकवादियों को बम से उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोले, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ वहां से गोली चलेगी, यहाँ से गोला चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और मित्रों,
ये कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अभी अभी समझौता ब्लास्ट का रिजल्ट आया, सारे लोग असीमानंद जी समेत निर्दोष छोड़ दिए। कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस सिंधे जी ने, जो चिदंबरम ने और राहुल बाबा ने स्वयं हिंदू टेरर, भगवा टेरर कर दुनिया में, पूरी दुनिया में हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया। वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है, उसको भी जिंदा रहने के लिए हर रोज हमारी माताएं बहनें आटा खिलाती है। वो हिंदू समुदाय कभी टेररिस्ट हो सकता है क्या? आपकी ओछी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का मुद्दा उठाया। आज कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा हिंदू टेरर जैसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र। मैं नागपुर की भूमि पर से राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आपने हिंदू समुदाय को बदनाम किया है। आपको चाहिए चुनाव के पहले समस्त देश के हिंदू समुदाय की आप माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? मगर वो कभी नहीं मांगे, तो ये इनकी फितरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी कश्मीर के अंदर कांग्रेस और एनसीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ हुआ। अभी अभी एनसी के एक प्रत्याशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी चुप है। अगर हमारा कोई साथी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इलेक्शन हारे या जीते, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी उसे गठबंधन तोड़कर मुक्त कर दी। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर के अंदर अलग प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों भाई? कश्मीर को पिताजी की भूमि मानते हो? कान खोल कर सुन लो राहुल बाबा, कान खोल कर सुन ले उमर अब्दुल्ला जी। हम सरकार में रहे या विपक्ष में, अभी तो हम सरकार में आने वाले हैं, विपक्ष में भी रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा और हमें मानते हैं। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कहा है धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, 33A को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और ये राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता जुलूस निकलता है तो भारत है या पाकिस्तान का जुलूस है, मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसी जगह जाके खड़े हो, इसलिए वो चुप हो गए। ना धारा 370 के लिए बोलते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां अपना बलिदान दिया है। कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है मित्रों, कोई ताकत। मित्रों, आज मैं आप सभी से और ये मंच के माध्यम से समग्र विदर्भ की 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी जनता को अपील करने आया। 11 तारीख को मतदान है। अब यहाँ माताएं बहनें बैठी है, मटकी खरीदने जाते, गर्मी है, मटकी खरीदने जाते हैं, 200 रुपए की मटकी होती है, टकोरा लगाकर देखती है या नहीं देखती है? मटकी पक्की है या कच्ची है देखा जाता है नहीं देखा जाता है? जरा जोर से बोलो, देखा जाता है नहीं? अरे 250 रुपए की मटकी को टकोरा लगाते हो, देश किसके साथ हाथ में देना है, जरा टकोरा लगाकर देख लेना, गलती न हो जाएगी।
बताओ किसके हाथ में देना है? जोर से बोलो किसके हाथ में देना है? और जोर से बोलो किसके हाथ में देना है? नरेंद्र मोदी जी के अलावे इस देश को कोई सुरक्षित रख नहीं सकता। मोदी के अलावे पाकिस्तान को कोई जवाब दे नहीं सकता। मोदी के अलावे आतंकवाद को कोई जवाब दे नहीं सकता। मित्रों, मुझे जाना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, नागपुर सीट से हमारे वरिष्ठ नेता गडकरी जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाए रखेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद अमित भाई, आपकी ओजस्वी वाणी, आपका मार्गदर्शन, आपके अदम्य उत्साह, इसको साथ में लेकर के आने वाली 11 तारीख को नागपुर की जनता नितिन जी को प्रचंड बहुमतों से निर्वाचित करेगी, ऐसा विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। अभी आदरणीय नितिन जी का उद्बोधन बाकी है। मैं नितिन जी से पूर्व निवेदन करना चाहूंगा, हमारे रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कृपाल भाऊ से, ये कृपाल भाऊ हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय कृपाल तुमाने जी। देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय अमितजी शहा साहेब, आपल्या सर्वांचे नेते आणि या देशाचे विकास पुरुष आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब, मंचकावरती उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सन्माननीय रामराजी आठवले साहेब या ठिकाणी उपस्थित, अभिवादन करून आज विदर्भात आले आहेत अमित शहा। पहा, नाना पटोलेंकडे वाकड्या नजरेने पहा आणि सर्वांनी नितीन गडकरींच्या सोबत राहा। मैं यहाँ आया हूँ महायुति को जमाने, मैं नागपुर में आया हूँ महायुति को जमाने, रामटेक से चुनकर आएंगे कृपाल तुमाने। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पक्ष महायुतीची सभा, नितीन गडकरी हे विकास पुरुष आहेत। नितीन गडकरी आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते आहेत। म्हणजे नितीन गडकरी आहेत माझे अत्यंत जवळचे मित्र। नितीन गडकरी जे आहेत माझे अत्यंत जवळचे मित्र,
कारण माझ्या हृदयात आहे माझ्या भीमाचं चित्र. आज या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की देशामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने प्रचंड अशा पद्धतीचा भ्रष्टाचार गेल्या अनेक वर्षामध्ये झाला आणि नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी, नितीन गडकरीजी, उद्धव ठाकरेजी, मी आम्ही काँग्रेसच्या विरोधामध्ये मोर्चा उघडला. राहुल गांधी हे सातत्यानं आमच्यावर टीका करतायत. करा, तुम्हाला जेवढी करायची असेल तेवढी करा तुम्ही नरेंद्र मोदींवर टीका, पण पचवायची कशी ते माझ्याकडून शिका. लोकशाहीमध्ये तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे, बोल. जेवढं तुम्हाला बोलायचं तेवढं बोला, पण तुम्ही सर्वांनी या निवडणुकीमध्ये त्यांचं बोल बोला. एवढ्या वर्षामध्ये गरिबी हटाव अरे गरिबी हटवणार कशी तुम्ही? गरिबांना हटवलं. मी तुमच्या सोबत होतो, सोनिया गांधींच्या सोबत, शरद पवारांच्या सोबत मी होतो, पण तुम्हाला माहिती आहे माझं सामान बाहेर काढलं. मी ज्या जे लोधी स्टेट या दिल्लीच्या बंगल्यात राहत होतो त्या ठिकाणचं माझं सामान बाहेर काढलं. मग मी ठरवलं की जर माझं सामान बाहेर काढलं तर मी यांना बाहेर काढलो सत्तेच्या. आणि गडकरी साहेबांचं माझं पूर्वीपासून जमत होतं, आतून जमत होतं, वरून जमत नव्हतं. पूर्वी तसे आम्ही तुमच्या विरोधामध्ये होतो, कारण मला ट्रेनिंग दिलं होतं की भाजप आणि शिवसेनेच्या विरोधात बोलायचं. पण मी अनुभवलेला आहे की भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ही जातीवादी नाही. त्यांच्यावर अशा पद्धतीचे खोटे आरोप करून या दोन पक्षाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मी माझ्या बौद्ध समाजाला सांगतो, आंबेडकरी समाजाला सांगतो की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाची कामं आहेत या काळामध्ये जेवढी पूर्ण झाली तेवढी कामं पूर्ण कधी झाली नव्हती. दीक्षाभूमीला 100 कोटी रुपये देण्यात आले, त्यातले 40 कोटी रुपये दिलेले आहेत. अजून तुम्हाला 60 कोटी पाहिजे असतील तर निखिल गडकरींना निवडून आणलं पाहिजे, कुमानीला निवडून आणलं पाहिजे, सरकार आमचं आलं पाहिजे. मुंबईला हिंदू मित्रचे काम आहे, ते काम सुरू आहे. त्या ठिकाणी जवळ 3600 कोटी किमतीची जमीन बाबासाहेबांच्या स्मारकाला दिली आणि जवळजवळ 350 फुटाचा बाबासाहेबांचा पुतळा तिथे उभा राहणार आहे. जवळजवळ 800 कोटी रुपये खर्च करून तिथं बाबासाहेबांचं मोठं स्मारक उभं राहणार आहे. लंडनमध्ये घर विकत घेतलेलं आहे. 26 साली कोरोडा बाबासाहेबांचं स्मारक झालेलं आहे. जनपद रोडवर डॉक्टर आंबेडकर सेंटर उभं राहिलेलं आहे. एवढी कामं काँग्रेसच्या काळामध्ये होत नव्हती, कारण काँग्रेसला सातत्यानं दलितांची मतं मिळत होती. मी ठरवलं की आता काँग्रेसला अजिबात मतं द्यायची नाही. ज्या काँग्रेस पक्षाने मला फसवलं, आमच्या समाजाला फसवलं, दुसऱ्यांना हसवलं, पण मला फसवलं. मला काय त्यांनी मंत्री पद दिलं नव्हतं. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नंतर रिपब्लिकन पक्षाला केंद्रामध्ये मंत्रिपद मिळालं नव्हतं, मला त्यांनी नाही दिलं. आणि नरेंद्र मोदींनी मात्र मला मंत्रिपद दिलं. म्हणजे काँग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत दिन तक दे दिया था धोखा. कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे बहुत बार दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्रिपद का मौका. मैंने राज्यसभा में बहुत बार कांग्रेस वालों को टोका. मैंने बहुत बार राज्यसभा में कांग्रेस वालों को टोका. फिर मोदी जी ने, गडकरी जी ने विचार किया, अब मेरे को देना होगा मंत्रिपद का मौका. ठीक आहे, तर मंत्रिपदाचा विषय नाही, पण आम्हाला देशाचा विकास करायचा आहे, लोकांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत, गरिबांना न्याय द्यायचा आहे, शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा आहे, दलितांना न्याय द्यायचा आहे, बौद्धांना न्याय द्यायचा आहे, मुसलमानांना न्याय द्यायचा आहे. 10% रिझर्वेशन जे आहे, माझ्या मंत्रालयाचा विषय होता तो. 10% रिझर्वेशन सवर्ण, ब्राह्मण असेल, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, हिंदू असेल, जे अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसी मध्ये ज्या जाती येत नाही त्या जातीमधल्या गरीब मुला मुलींना शिक्षणामध्ये आणि नोकऱ्यामध्ये 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. ओबीसी कमिशनला संविधानिक दर्जा दिलेला आहे.
दिव्यांगांना 3% ते 4% आरक्षण दिलेलं आहे, 5% शिक्षणामध्ये आरक्षण दिलेलं आहे. अनेक जे प्रश्न आहेत ते अनेक प्रश्न सोडवलेले आहेत. त्यामुळं आज गडकरी साहेब तुम्ही अत्यंत ऍक्टिव्ह असणारे अशा पद्धतीचे मंत्री आहात. तुमचं काम अत्यंत चांगलं आहे. आमचा बौद्ध समाज तुमच्या पाठीशी उभा आहे. मागच्या वेळेला तुम्ही 3.5 लाखांनी निवडून आला होता, 2 लाखांनी. तर निवडून आला होता. या वेळेला तुमचं जे मताधिक्य आहे ते मताधिक्य हे तुमचं, कारण इकडे नानांनी नाही यायला पाहिजे होतं. नाना तिकडून इकडे काय दिलं मला माहित नाहीये. नानांनी तिकडेच उभा राहायला पाहिजे होतं. तिकडे भुजियामध्ये तिकडे उभा राहायला पाहिजे होतं. तिकडे काय आले येऊ द्या. त्यांना यायचं असेल तर येऊ द्या. नानाला इकडे नागपूरमध्ये यायचं असेल तर येऊ द्या. निवडणुकीनंतर पुन्हा भुजियाला जाऊ द्या. त्यामुळं या ठिकाणी वेळ घेत नाही. अजून आपल्याला नितीनला बोलायचं आहे. त्या ठिकाणी नितीन गडकरीजी आणि कृपाल धुमाणीजी आपण दोघेजण जसे मी विचार करत होतो मला रामटेकमध्ये बोलायचं आहे, रामटेकमध्ये जायचं आहे. पण तुमच्या दोघांची युती झाली, म्हणजे तुमच्या दोघांची झाली युती, माझी झाली लोकसभेत जायचं म्हणजे माझ्या जिथं चांगली गोष्ट. उद्धवजी आणि मुख्यमंत्री आपण सगळे आपण एकत्रित आलेलो आहोत महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, देशाच्या विकासासाठी. आणि आज इथे मोदी साहेबांच्या सोबत मी लातूरला होतो, औषधाला होतो. प्रचंड अशा पद्धतीची सभा झाली. अमित भाई या ठिकाणी आले आणि ही शेवटची सभा आहे. 5 वाजायला आलेले आहेत आणि या ठिकाणी मी आपला फारसा वेळ घेत नाही. पण माझा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्ष जो आहे हा आपल्या पाठीशी उभा आहे. सुरेखाताई या सुद्धा आपल्या पाठीशी उभ्या आहेत. आमचा सगळा रिपब्लिकन पक्ष बौद्ध समाज जो आहे बौद्ध समाजाच्या मोठ्या संख्येनं तुम्हाला मतदान करेल अशा पद्धतीची अपेक्षा या प्रसंगी व्यक्त करतो. आणि तुम्हाला हार्दिक दोघांना मी करतो तुमच्या दुश्मनांचा सामना. मी करतो तुमच्या दोघांच्या दुश्मनांचा सामना आणि देतो मी तुम्हा दोघांना माझ्याकडून हार्दिक शुभकामना. एवढंच बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, नमो बुद्धाय. धन्यवाद आठवले जी. आठवले जी ने आपको इतनी सारी कविताएं सुनाई. मैं भी कहना चाहता हूं कि आठवले जी आए थे अपने मन की बात बताने, कांग्रेस के पाप गिनाने और मोदी के काम बताने और इन दोनों उम्मीदवारों को चुनाने. और इन दोनों उम्मीदवारों को चुनाने बगैर विलंब के मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई रवि ढोड़ा जी को कि सामने आए. नितिन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि रवि ढोड़ा जी आज भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं. रवि लगातार नगर सेवक चुन करके आया है. एक अच्छा कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा है. और मैं नितिन जी से निवेदन करूंगा कि नितिन जी आए और हमारा मार्गदर्शन करें. आदरणीय नितिन जी. केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय रामदास आठवले जी, हमारे सबके ज्येष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय दत्ता मेघे जी, रामटेक से हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार कृपाल तुमाने जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष सुधाकर कोरे जी, हमारे नागपुर के सभी लोकप्रिय विधायक, हमारे सांसद विकास महात्मे जी, जिन्होंने मेरे चुनाव में मुझे बहुत मदद की और एक भाई के रूप में लगातार इस चुनाव में प्रचार का कार्य भी किया. ऐसे हमारी पहले चरण के चुनाव में आज शाम को 5 बजे प्रचार समाप्त हो रहा है. 11 तारीख को चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में आप सबको मतदान करना है. मैं सबसे पहले आपके मार्फत नागपुर की जनता को, विदर्भ की जनता को और प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी जनता को
अपील करूंगा कि ये चुनाव हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आवाज मत कर। और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव ये चुनाव के रूप में हम मना रहे हैं। इस चुनाव में हमारे मतदान के अधिकार जो है उसको किसी प्रकार से भी हम लोग मतदान का अधिकार जो है उसको पूरा करें। और लोकतंत्र ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसमें हमको ये अधिकार है, स्वातंत्र है कि हमारे मन में जिसको भी देना होगा उसको भी हम मत दे सकते हैं। पर इस देश के लोकतंत्र की ये मांग है कि हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली और उसके बाद में आज करीब 70-72 साल में हमारा देश धनवान है और जनता गरीब होते जा रही है। और जनता का ये काम है कि हम क्यों गरीब हो रहे हैं, हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं है, हमारे किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जिला पंचायत हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कांग्रेस की सरकार नहीं है। बैलजोड़ी थी, लोगों ने बैलजोड़ी को चुन कर दिया। गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े को चुन कर दिया। फिर पंजा आया, हमने पंजे को चुन कर दिया। कांग्रेस वालों ने लगातार दलित और अल्पसंख्यक समाज के प्रगति और विकास की बात की, पर कांग्रेस ने केवल दलित और अल्पसंख्यक समाज का उपयोग किया, यूज एंड थ्रो, उपयोग किया और फेंक दिया। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज का नाम लिया, चुनाव में वोट बटोरते रहे, गरीबी हटाओ का नारा दोहराते रहे। कभी 40 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, कभी 20 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। पर जो आर्थिक नीति कांग्रेस ने इस देश को दी उसका परिणाम यही हुआ कि न देश का विकास हुआ, न गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हुआ। 5 साल पहले 2014 में यूपीए के भ्रष्टाचार से तंग आकर लोगों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में और मोदी जी के नेतृत्व में क्षोभ जगी और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, एनडीए का समर्थन किया। बहनों और भाइयों, हम नई आर्थिक सोच से इस देश में आए। हमारे विचारधारा का सूत्र है राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात जो है वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, अंतर होता है। हमारी सरकार ने गरीबों की समस्या क्या ये जान ली। हमारे देश में 7 करोड़ हमारी मां बहनें थी जो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, कोयला जलाती थी। उन लोगों के लिए हमने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और सैकड़ी 7 करोड़ लोगों तक पहुंचाई। अगर गरीबों का विकास करना है तो उनके छोटे छोटे व्यवसाय के लिए उनको बैंकों के साथ जोड़े बिना उनका विकास नहीं हो सकता। हमने जनधन योजना लाई, 3.5 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते थे। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि हमारे 5 साल में 34 करोड़ खाते हुए और गरीबों ने 70,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा किए। केवल इससे नहीं हुआ, तो जिन्होंने बैंकों में अकाउंट खोला वो बैंक के साथ जुड़े हैं और 3 करोड़ लोगों के लिए, परिवारों के लिए बैंकों से मुद्रा योजना में कर्ज मिला, डेबिट कार्ड मिला, 12 रुपए महीने से भरने से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मिली, अटल पेंशन योजना आई। आज हमारे स्वास्थ्य के बारे में ये तकलीफें हैं जो आप लोग महसूस करते हो और मैं विशेष रूप से 12-13 साल से लगातार ये काम बहुत रिलीजियसली करता हूं। जब किसी को
हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है, कैंसर हो जाता है, किडनी रिप्लेस करनी पड़ती है, तो गरीब आदमी कहां से पैसे लाए? अस्पताल में 5-5, 7-7 लाख रुपए का बिल होता है। गरीबों को मरने के सिवा कोई उपाय नहीं था। हमने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई है प्रधानमंत्री आयुष योजना के द्वारा, और 10 करोड़ परिवारों को हमने राहत दी है कि कैंसर हो, किडनी रिप्लेसमेंट हो, हार्ट हो, ऐसे बीमारी के लिए उनको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। ये योजना लाई जिसका लाखों लोगों ने फायदा उठाया। मैं नजदीक से जानता हूं, मैं लोगों को पहचान लेता हूं कि किसको हार्ट की बीमारी है, और तुरंत कहता हूं कि आप जाके मेडिकल चेकअप करो, क्योंकि मैं लगातार 8-9 हजार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कर चुका हूं। पर मैंने ऑपरेशन करते समय ये भाव मन में नहीं रखा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, लोगों के वोट मिलने, इसलिए मुझे ऑपरेशन करना है। मैं इसलिए काम करता था कि मैंने राजनीति का अर्थ, पावर पॉलिटिक्स, सत्ता राजकारण, ये अर्थ नहीं निकाला। मैं ये समझता था कि लोगों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, दरिद्र नारायण की परिस्थिति को बदलना, ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन व्यक्ति हाथ में गुच्छा लेकर उसकी आंखों में आंसू से मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। कृष्णा कुकड़े जी मेरे साथ में थे। मैंने पुलिस वालों को कहा उसको आने दो, मुझे लगा कि मुझे वो पुष्प गुच्छ देना चाहते हैं। और नजदीक आने के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह बेटा तेरा भला करे। मेरे हाथ में गुच्छ दे दिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उनके आंखों में आंसू दिख रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपको याद नहीं होगा, मैं बहुत गरीब हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, मेरा हॉल खराब हो गया था, मरने के कगार पर मैं था, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मरने के सिवा कोई उपाय नहीं था। मैं आपके पास आया और आपने मेरा हार्ट का ऑपरेशन करके दिया, और इसलिए मेरी जान बची। ऐसा कहकर उसकी आंखों से वो रोने लगा। मैंने उसके पीठ पर हाथ रखा और मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है ना? बोले बिल्कुल ठीक है, आपकी कृपा से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अल्लाह आपको ऐसी दुआ दे, आप चुनकर भी आए, और आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत लाभ। ये जो उनका आशीर्वाद मिला वो कोई बड़े पद से भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, और यही मेरे जीवन की प्रेरणा है। आज सुबह मैं पांडापुरी में जब हमारे रोड शो में जा रहा था, तो एक जगह एक 55-60 साल का आदमी बहुत मेरी गाड़ी आने के लिए दौड़ धूप कर रहा था, स्कूल ला रहा था, दौड़ रहा था, हाथ लेके दौड़ रहा था। तो सुधाकर और देशमुख आमदार मेरे बाजू में खड़े थे। उन्होंने कहा ये क्यों कर रहा हूं मालूम है आपको? थे उनको जर्मनी से पैर लग गए, और मेरे सामने उसने बुलेट चलाई, वो फुटबॉल खेलने लगे, दौड़ने लगे। और जब मैंने अपने उनके सबके सत्कार किए, तो एक के आंखों में जो आंसू थे, वो जीवन जीने की जो तमन्ना थी, जीवन जीने के लिए उत्साह था, बदले हुए जीवन की जो उनके स्वभाव से, उनके चेहरे से मैं जान रहा था, वो खुशी से मेरी भी खुशी इतनी हुई कि मुझे जिंदगी में ऐसा कभी खुशी नहीं हुई, इतनी खुशी हुई। हमारे यहाँ तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि जे का रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले थोड़ी साधु ओळखावा देव तिथीची जाणावा। और इसलिए मैं बहुत नसीबवान हूँ। मेरे भी स्वभाव में कुछ दोष है। मैं राजनीति के ये चकाचौंध राजनीति से नफरत करता हूँ। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को और अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आइकॉन मानता हूँ। जॉर्ज साहब ऐसे नेता थे कि उनका सादगीपूर्ण और नम्रतापूर्ण व्यवहार को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। मैं मंत्री था, एक बार मुंबई में आए थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, मलबार हिल पर मेरे घर पर आए और निकलने लगे। उतने मैंने कहा मैं भी निकल रहा हूँ। तो बोले मैं डेटिस क्या जा रहा हूँ। तो बोले चलो मेरे साथ। मैं उनके गाड़ी में बैठ गया। गिरगांव चौपाटी के पास उनका डेटिस था। तो पता चला कि 2 पेशेंट अंदर में है।
तो मुझे बोले चलो नीति जूस पिएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस मेरे साथ आए, होटल में बैठे, जूस पिया। एक देश का डिफेंस मिनिस्टर, इतना बड़ा कद्दावर नेता, इतनी सादी, बहुत ही सादगीपूर्ण उनका व्यवहार, उनका आचरण, मैं इतना प्रभावित हुआ। कभी उनके स्वागत के लिए कोई आया नहीं, कोई छोड़ने। ये नागपुर की जनता का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। मैं सैटरडे और संडे नागपुर आता हूँ। कभी मोदी जी से मुलाकात होती है तो मैं कहता हूँ मैं नागपुर जा रहा हूँ। बोले नितिन जी इसमें न्यूज क्या है, आप तो नागपुर जाते ही रहते हैं। मैं साल भर बोले गुजरात नहीं गया, और आप नागपुर तो जाते हो, आप देश के नेता हो, नागपुर की चिंता करना छोड़ दो। मैंने कहा मोदी जी मैं नागपुर की चिंता छोड़ दूंगा तो देश का नेता कैसे मैं कहूँगा। नागपुर मेरे साथ है, नागपुर की जनता मेरे साथ है, इसलिए दिल्ली में मैं नेतागिरी कर सकता हूँ। ये नागपुर की जनता के बदौलत मैं करूँ। और ये बात बिल्कुल सही है, आप अगर मुझे चुनकर नहीं देते और मैं सांसद नहीं बनता तो मैं मंत्री कहां से बनता, और मंत्री नहीं बनता तो गंगा कहां से साफ करता। अटल जी 10,000 करोड़ रुपए बुद्ध सर्किट के रोड लगभग पूरे हुए, मैं कहां से करता। इतने मंत्री बने। मैं दिल्ली से मुंबई तक हाईवे कहां से बना था, नागपुर में 70,000 करोड़ के काम कहां से लाता। 3-3 बार 4-4 बार खासदार रह चुके लोग यहाँ। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि नागपुर में कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने प्रतिष्ठा नहीं लगाई। उनका कहना इतना ही कि मेरे सामने एक बार मेरे बेटे को विधानसभा का टिकट दे दो, बस सब भला हो जाएगा नागपुर का, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज नागपुर की बदलती हुई तस्वीर आपके बदौलत है। 2 बातों के लिए मैं आपको वचन देता हूं कि इस बार यह चुनकर आने के बाद मैं 2 बातों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देने वाला हूं। एक बात का संबंध नागपुर से नहीं है, पर मेरे दिल से संबंध है, आप सबके दिलों से उसका संबंध है कि हमारे विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और मैंने अपने जीवन की इस मकसद को मान लिया है कि हम किसानों में और गांवों में इतना काम करेंगे कि आप सबसे ताकत लगाकर काम करने वाला हूं कि इस बार मैंने 17 लाख करोड़ रुपए के काम किए। अगले बार मैं कोशिश करूंगा इससे भी दुगने काम करने की कोशिश करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि देश का विकास तो होना चाहिए, पर इन सब कामों से रोजगार निर्माण होता है। जब 10,000 करोड़ रुपए के काम शुरू होते हैं तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। तो आप हिसाब लगाइए कि मैंने 17 लाख करोड़ रुपए के काम आज अगर अवार्ड किए हुए हैं तो कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश की इकोनॉमी को ऐसी आर्थिक नीति अपनाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को जगाएंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, हमारे नागपुर और विदर्भ को ग्रोथ इंजन बनाएंगे, ताकि हमारे लाखों युवाओं को ईमानदारी से उनके हाथों को काम मिले, वो प्रगति और विकास की ओर जाए, उनको रोजगार मिले। इस काम के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। मैंने पिछले चुनाव में जिक्र किया था कि बिहार में 50,000 युवाओं को रोजगार देने की मैं कोशिश करूंगा। मैंने इस समय जब हिसाब लगाया और जो नामों की लिस्ट मेरे पास है उसमें 25,000 लोगों को रोजगार मिला है। 25,000 बाकी है, पर मैं आपको वचन देता हूं कि 1 साल के अंदर इन 25,000 लोगों को रोजगार देके 50,000 का वादा मैं पूरा करूंगा। और उसके बाद में जो 4 साल है उसमें और 50,000 नागपुर और विदर्भ के युवाओं को रोजगार मैं दिलाने का काम करूंगा। देखो, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ में भाषा नहीं होती। ये जातिवाद की और सांप्रदायिकता की राजनीति बहुत चलती है। मैं छुआछूत और अस्पृश्यता और जातीयता को नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है।
और इसलिए इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता समूल नष्ट करके हमको मानवता के आधार पर नए देश का निर्माण करना चाहिए। और नई पीढ़ी ऐसी बन रही है। और मैं उनके जीवन की हिस्ट्री को जानता हूं। और आज दत्ता भाऊ का मेघे ग्रुप बन गया। उन्होंने सबसे अच्छा कोई काम किया होगा तो उनके ग्रुप में उन्होंने 10,000 लोगों को काम दिया, रोजगार दिया। आज वर्धा में, नागपुर में अनेक नागपुर के युवा उनके यहाँ काम करते हैं। अगर दत्ता भाऊ ये नहीं करते तो ये 10,000 लोग और उनके परिवार का क्या होगा। मैंने कठिन परिस्थिति में 3 चीनी मिलें चलाई। विदर्भ में 22 चीनी मिलों का दिवाला पीट चुका है। पर मैं इसलिए चला रहा था कि विदर्भ के किसान आत्महत्या न करें, उनकी आमदनी बढ़े। मुझे खुशी हुई कि अब 100 टन गन्ना निकालने वाले किसान विदर्भ में हुए हैं। 7-8 लाख टन का क्रशिंग हमने किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो उपक्रमों में काम करता हूं उसमें से 15,000 नागपुर के बाहर विदर्भ में ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का काम हुआ है। हमको रोजगार देने वाली आर्थिक नीति की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने एक बार कहा था कि शिव नाडर साहब को कहा था, मैंने एससीएल वालों यहां से भाग रहे थे, प्लाट का पैसा वापस चाहते थे, इसलिए मेरे पास आए थे एससीएल कंपनी के। उनकी कंपनी की वर्थ है 1,80,000 करोड़ और वर्ल्ड के 80 देशों में काम करते हैं। मैंने उनको कहा कि आप ये करेंगे तो आपकी मेरी दोस्ती टूट जाएगी। और मैंने ये भी कहा कि अगर आप नागपुर में 2,000 युवाओं को रोजगार देंगे, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं आपके पैर छूने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मेरे आके गरीब परिवार के 2,000 लड़कों को काम मिलेगा। आज उन्होंने हमें दे रहा हूं। और आपको मालूम है, आप 30 साल 35 साल से मुझे जानते हो, मैं झूठे आश्वासन नहीं देता और खोखला मारने का काम कभी नहीं करता। मैं जो बोलूंगा वो मैं करके दिखाता हूं। और इसलिए मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं आने वाले 5 साल में आपके आशीर्वाद से जो मिलेंगे, इसमें किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, ताकि किसान आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्यवान बने। और दूसरा, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, नागपुर ग्रोथ इंजन बने, विकास का केंद्र बने, ऑटोमोबाइल का क्लस्टर नागपुर में आए, एविएशन का एंसिलरी इंडस्ट्री नागपुर में आए, आईटी इंडस्ट्री का नागपुर हब बने। और इतना ही नहीं तो आने वाले इसमें मेट्रो, ब्रॉडगेज मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमारी सर्विस सेक्टर। और मैंने तो ये भी कहा कि हमारे साहूजी भाई जो है उनका मटन तो हिंदुस्तान में साहूजी मटन बहुत पॉपुलर है। मैं विकास कुमार को कहता हूं इसको ब्रांडिंग करो और देश में इसके जैसे कॉफी शॉप खुले, वैसे साहूजी मटन और एक साहूजी का फोटो लगा कर लगे तो विकास का लगा होता। साहूजी मटन का ब्रांडिंग करके अपने साहूजी केवल नागपुर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में साहूजी को पहुंचाने का काम भी करेंगे, उसका ब्रांडिंग करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से किए हुए काम की अब मैं कोई बातें आपको सुनाना नहीं चाहता, बहुत पब्लिक मीटिंग में बोल चुका हूं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे जाहिरनामा वचननामा समिति में, गिरीश जी ने और बाकी उनके सहयोगी ने बहुत अच्छा काम किया और मैं ज्यादा कुछ उनको इनपुट दे नहीं पाया, पर उन्होंने जो वचननामा बनाया है उसमें उन्होंने कहा है वोटिंग अपने बूथ पर होना चाहिए और हमको वोट देने वाले हर मतदार का मतदान होना चाहिए। ये 2 दिन में ये काम आप सबको करना है और आप अगर ये ताकत